दक्षिण देश के एक प्रांत में महिलारोप्य नाम का नगर था। वहां अमर शक्ति नाम के एक प्रतापी राजा का राज्य था। राजा के पास असीम धन दौलत थी और रत्नों की भरमार थी, परंतु राजा के 3 पुत्र बहुशक्ति, उग्र शक्ति और अनंत शक्ति पूरी तरह मूर्ख और जड़ बुद्धि थे। राजा इन पुत्रों के कारण बहुत दुखी और चिंतित रहते थे। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर पुत्रों की शिक्षा के बारे में चर्चा की। मुझे अपने पुत्रों की मूर्खता को लेकर गहरी चिंता है। मैंने उन्हें कई शिक्षकों के पास भेजा है, लेकिन कोई भी उनकी बुद्धि को जागृत नहीं कर सका। क्या आप में से कोई ऐसा उपाय जानता है जो इनकी मूर्खता को दूर कर सके? परंतु राज्य के 500 विद्वानों में से कोई ऐसा नहीं था जो राजकुमारों को योग्य शिक्षा दे सके। इस चिंता को दूर करने के लिए सुमति नाम के मंत्री ने एक सुझाव दिया। महाराज, आपके पुत्रों के लिए विशिष्ट शिक्षण पद्धति की आवश्यकता है। मैं सुझाव देता हूं कि हम विष्णु शर्मा जी को आमंत्रित करें। वह वेद शास्त्रों और व्यवहार नीति के महान ज्ञानी हैं। उनकी शिक्षा से आपके पुत्र राजनीति और व्यवहार कुशलता में निपुण हो सकते हैं। राजा ने विष्णु शर्मा को बुलाकर कहा कि यदि वे इन पुत्रों को 6 महीने के अंदर राजनीति में निपुण बना देंगे तो वह 100 गांव उन्हें इनाम में देंगे। विष्णु शर्मा ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, परंतु गर्व के साथ यह भी कहा कि यह उनकी विद्या का व्यापार नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी विद्या बेचने की कोई इच्छा नहीं, परंतु राजा के आग्रह को मानकर वह इस कार्य को करेंगे। उन्होंने 6 महीने का समय लेकर राजकुमारों को राजनीति और व्यवहार नीति सिखाने के लिए अनेक कथाएं बनाई। इन कथाओं को पंचतंत्र कहा गया। पंचतंत्र की कथाओं को 5 भागों में विभाजित किया गया: मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकीयम, लब्ध प्रणाशम, अपरीक्षित कारकम। इसके बाद विष्णु शर्मा जी ने राजपुत्रों को मित्र भेद खंड की कहानी सुनाना चालू किया। महिलारोप्य नाम के नगर में वर्धमान नाम का एक वृद्धिक पुत्र रहता था। उसने धर्मयुक्त रीति से व्यापार में पर्याप्त धन पैदा किया था, किंतु उतने से संतोष नहीं होता था। उन्हें और भी अधिक धन कमाने की इच्छा थी। अच्छे उपायों से ही धनोपार्जन किया जाता है: शिक्षा, राजसेवा, खेती, विद्या, सूद और व्यापार से। इनमें से व्यापार का साधन ही सर्वश्रेष्ठ है। व्यापार के भी अनेक प्रकार हैं। उनमें से सबसे अच्छा यह है कि परदेश से उत्तम वस्तुओं का संग्रह करके स्वदेश में बेचा जाए। वर्धमान ने अपने नगर से विदेश जाने का निश्चय किया। मथुरा जाने वाले मार्ग के लिए उसने अपना रथ तैयार करवाया। रथ में 2 सुंदर सुदृढ़ बैल लगवाए। उनके नाम थे सजीवक और नंदक। वर्धमान का रथ जब यमुना के किनारे पहुंचा तो संजीवक नाम का बैल नदी तट की दलदल में फंस गया। वहां से निकलते ही उसका एक पैर टूट गया। वर्धमान को यह देखकर दुख हुआ। उसने पहरेदार को बैल के साथ रहने के लिए बोलकर वहां से व्यापार करने निकल गया। जंगल बहुत ही भयानक लग रहा था। जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थीं। इतने घने जंगल में भला कोई मनुष्य कैसे रहता? वो पहरेदार भी वहां से भाग आया और वर्धमान को उसने झूठ बोला कि संजीवक मर गया और उसका संस्कार कर दिया गया है। दूसरी ओर संजीवक यमुना तट की शीतल वायु के सेवन से स्वस्थ हो गया। वह मस्त होकर किनारों पर घास चरने और नदी की बालू में लौटने लगा। वह बहुत बलवान हो गया और शेरों के समान गर्जना करता हुआ वहां विचरण करने लगा। एक दिन यमुना तट पर पिंगलक नाम का शेर पानी पीने आया। वहां उसने दूर से ही संजीवक की गर्जना सुनी। उसे सुनकर वह भयभीत हो गया और सिमटकर झाड़ियों में जा छिपा। उसके साथ 2 गीदड़ भी थे, करटक और दमनक। ये दोनों सदा शेर के पीछे पीछे रहते थे। उन्होंने जब अपने स्वामी को भयभीत देखा तो आश्चर्य में डूब गए।
करकट ने दमनक से पूछा। अरे स्वामी डर के कहाँ भाग रहे हैं? हमें दूसरों के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जो ऐसा करता है वह उसी बंदर की तरह मरता है जिसने दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप किया था। आपको इस वीडियो में कौन सा दृश्य सबसे अच्छा लगा? कृपया कमेंट करके हमें बताएं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई कहानी है जिसे आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको इसी तरह के और भी दिलचस्प वीडियो मिलते रहें।